अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इस वक्त के सबसे अहम मसले पर बात करेंगे। अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान का सबसे करीबी हमसाया है, बदलती सूरत हाल के बारे में बात की जाएगी। 4 जुलाई 2021 को अमरीकी फ़ौज का इनखला होने वाला है। सिर्फ 650 फ़ौजी अफगानिस्तान में रुकेंगे और अमरीकी सफारत खाने की हिफाजत करेंगे। आज के प्रोग्राम में इंतहाई अहम टॉपिक्स पर बात की जाएगी कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला का फ्यूचर क्या होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल अक़वामी अमूर पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, इनके प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इनके साथ हमारे प्रोग्राम में फयाज़ बड़ाई साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ये भी इंतहाई गहरी नज़र रखते हैं बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर। सैफुर रहमान साहब, आपके पास सबसे पहले आऊँगा। जैसे इंट्रो में मैंने जिक्र किया कि 4 जुलाई 2021 को इनखलाब होने वाला है अमरीकी फौज का, 650 फौजी रह जाएंगे। क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है? बाकी फौज निकल जाएगी, लेकिन ये 650 फौजी जो हैं ये भी काफ़ी इम्पैक्ट रखते हैं जो वहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए, ये अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं ना जी, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, उनके रिटायर्ड जनरल मैटिस हो गए और भी पुराने जितने भी रहे, उनको अगर आप स्टडी करें तो वो एक दरमियानी सी कैफियत है, गो मगो की कैफियत है। यानी कभी वो इसमें चाह रहे हैं कि जो कुछ हमने यहाँ पे लूज़ किया उसको आप बिल्कुल भुला दें और मज़ीद ना लूज़ करें, और इसमें शर्मिंदगी भी है, नाकामी भी है, डिफीट भी है, और आगे वहाँ पे अंदरूनी प्रेशर भी है वहाँ अवाम का कि जी इतने ट्रिलियन डॉलर्स आपने खर्च करके तो क्या उसमें आपने क्या हासिल किया। तो ये ला हासिल जंग जो है उसके बारे में अब जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने बिल्कुल ही एक पैराडाइम शिफ्ट किया है और वो आप समझ रहे हैं कि आप माजी में ना देखा जाए। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे आज कोई उनके किसी बड़े अहदेदार का एक बयान भी ताज़ा तरीन आया कि हम ये नहीं है कि जिस इतनी तेज़ी से तालिबान वहाँ पे एडवांसेस कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं और वो बहुत सारे जगहों पे कब्जे भी कर रहे हैं। अब देखें ना, गजनी के भी बिल्कुल करीब आ गए हैं। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं और जो बड़े बड़े कनेक्शंस हैं वहाँ पे आप उनका ब्लॉकेट करके और कब्जे कर लें, यानी कि कम्युनिकेशन का पूरा वो सारा सिस्टम कंट्रोल कर लेंगे। उसके साथ ये उनकी बड़ी स्ट्रेटजी। देखें ना, वो पुरानी जंग लड़ने वाले हैं, फिर गुरिल्ला वॉरफेयर के वो माहिर हैं। इस हवाले से उनकी जो डोमिनेंस है वो अब अमेरिका के कुछ लोग जो हैं, पुराने अहदेदार कह लें या नए अहदेदार, पेंटागन के अंदर एक डिवाइड है। वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे क्रोनीज बैठे हैं, अशरफ गनी हो गए, अब्दुल्ला हो गए, ये लोग बहुत मुश्किल में चले जाएंगे। और मुमकिन है तालिबान का चूंकि अंदाज भी ज़रा सख्त गिरी वाला है, अग्रेसिव है, वो ये भी हो सकता है कि कल को उनको चौराहों पे लटकाया हो, जैसे माजी में आपने देखा ही है कुछ लीडर्स जो थे उनके साथ सख्ती भी की गई। तो उनका एक अपना निज़ाम है। अब यहाँ पे एक और जो सूरत हाल है, हम चूँकि पाकिस्तान जो है उससे मोस्ट रेलिवेंट मुल्क है, यानी जिसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है। यहाँ पहले ही 30 लाख आपके वहाँ उनके यहाँ बैठे हुए उनके मुहाजिरीन हैं। और बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, अफ़गानिस्तान के लोगों को, जिसे पंजाबी में कहते हैं लहू लग गया पाकिस्तान का। तो वो पाकिस्तान में जो सहूलियात या यहाँ पे जो फ्रीडम और टू लिव है, या एक बेहतर अंदाज है उनसे, तर्ज ज़िंदगी जो है वो कंफर्ट्स वो वहाँ मुयसर नहीं है। और आने वाले वक्त में क्या होता है, वैसे मुझे याद पड़ता है कंफर्ट्स से, मुझे याद है फयाज़ बड़ाई साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर, इन्होंने भी बात करी। एक मुख्तसर सी बात मैं करता हूँ। तो मुझे चीन जाने का 3-4 मरतबा इत्तेफाक हुआ। एक दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म का टूर था, मैं गया, और एक मरतबा हमारे साथ अफ़गानिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट भी थे। आप यकीन करें कि वो उनके किसी नायब सदर के वो भतीजे थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे वहाँ के, और उनके पास इतने डॉलर्स थे कि मैं बता नहीं सकता। यानी कि वो जो भी पंप इन होके आए, तो ये अशरफ गनी या अब्दुल्ला ये अभी तक डॉलर्स के ऊपर भी अपनी लाइफ जो पूरी तो गुजार रहे हैं, फौजी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ उनका सारी चीजें एट स्टेक है। ये सवाल काफी इम्पैक्टफुल है कि अब अशरफ गनी और अब्दुल्ला का मुस्तकबिल क्या होगा। फयाज साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि अशरफ गनी अब्दुल्ला का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मियां साहब ने भी यही कहा कि डॉलर्स में खेलने वाली कौम है ये, और ये जो दो लोग हैं, तो अब आने वाले दिनों में जब अमरीकी फौज का इनखला होगा, तालिबान के हाथ में कमान आ जाएगी, तो क्या फ्यूचर है इनका? सर उमर, आपने सही कहा कि जो तालिबान है ना, वो दुनिया में एक ऐसी कौम है जिनको अपनी जान के अलावा हर चीज़ प्यारी है, जान की परवाह नहीं करते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस शख्स को अपनी जान की परवाह ना हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारी हिकमत अमलियाँ भी नाकाम हो जाती हैं। ठीक है ना? तो तालिबान अपनी जान पर खेल कर आ रहे हैं।
अशरफ गनी और अब्दुल्ला के लिए यकीनन परेशानी है। वो तो आप जानते हैं कि कठपुतली हुकूमत है और चांद अमेरिका की मदद से वो है, और अमेरिकन अब जा रहे हैं तो अगली सूरत हाल क्या बनती है। एक्चुअली हमें सारी सूरत हाल को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। हम समझते हैं कि अमेरिका जा रहा है, वो तालिबान आएंगे कब्ज़ा कर देंगे। देखें, अमेरिकन कौम को इतना आसान और इतना सादा ना समझें। लग रहा है इस वक्त बाजार के अमेरिका थक चुका है, वो भाग रहा है, पाकिस्तान के लिए सूरत हाल है, लेकिन वो हमारे से लाखों साल आगे हैं, हज़ारों नहीं लाखों साल आगे हैं। उनकी सोच और यकीनन मियां साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे, उनके जो इदारे हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया है और जो वहाँ पे जो है अपना CIA है और पेंटागन है, वो ऐसे बैठे हुए नहीं हैं। वो पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं और उनकी अगली सोच अगले 10 साल की भी चीज़ें सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान को इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं, जो कल भी उन्होंने तकरीर की है, बहुत जज्बाती हैं, बहुत लोग भी खुश हो रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को जज्बात की आड़ में नहीं देखना चाहिए। बड़ा ये जो अफगानिस्तान की सूरत है ना, ये ना समझे कि अमेरिका भाग गया तो अब हमारे लिए मौजे लग गई और हम जो मर्जी चाहें करेंगे। तो मांग रहे हैं ना आपसे उमर, मैं फौजी, वो भी उनकी एक प्लानिंग है। देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो होता यह है कि हमारे कुछ सियासी लीडरों को ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन होता यह है कि जब वो अंदरून खाना लोगों को खुश नहीं ना कर सकते और उन्हें यकीन हो जाता है, तो उनके कुछ उनके जो दोस्त हैं ना भाई खाब, उसको मशवरा देते हैं कोई ऐसी बात करें इंटरनेशनल तौर पर कि आप एक दफ़ा फिर हीरो बन जाए। हीरो इमरान खान साहब कल की बात से आपने सुनी होगी, जो उन्होंने बोला है कि 30 साल से हमारा एक दहशतगर्द लंदन में बैठा हुआ है, तो क्या हमें भी ड्रोन हमला मारने की जरूरत है? जी, वो हीरो बन जाएंगे, वो अभी हीरो बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें कामयाब नहीं होती। वो बड़ी समझदार कौम है, बड़ी उम्र बड़ी समझदार कौम है, और उनसे बड़ी चीज़ों को सही तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा। जज्बात में एक बयान तो दिया जा सकता है, बार बार जज्बात में बयान दें तो कौमों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये बड़े दूर से नतायज हो सकते हैं जिस तरह कोई बयानबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त बड़े तहम्मुल की ज़रूरत है। बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत ठीक है, कदर बेहतर है। ईरान इराक से पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं, चाइना से अच्छे तल्लुकात हैं, रशिया से भी अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी के खद्दो खाल इस तरह रखने चाहिए। लेकिन ये दुनिया है मफादात की। खान साहब बैठें अपने साथियों के साथ और लिखें सबसे पहले कि हमारा पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जज्बात से नहीं होता, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी बुर्दबारी और जोश से हट कर चीज़ों को भी सोचने की ज़रूरत होती है कि वो जिम्मेदारी की जगह पर बैठे। ये ना हो कि कोई ऐसी बात कर दें, कोई ऐसा जुमला बोल दें जिसको पूरी कौम को खमियाजा भुगतना पड़े। जैसे आप अभी FTF में देख रहे हैं, छोटी छोटी बातें की हैं, उनके नतीजे क्या सामने आए हैं। ठीक है ना। अब सैफुर्रहमान साहब के पास आऊँगा। फयाज साहब ने बात की ईरान इराक ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका ने, अब जो बाइडेन साहब का बयान आया है कि हमने शाम और सीरिया के अंदर जो ईरानी फौजी अड्डे हैं वहाँ पर हमला हमने करवाया, तो सर इस तनाजुर के ऊपर जब वो पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांग रहे हैं, थोड़ी सी हम लचक दिखाएंगे तो क्या ये ताल्लुकात जो हमारे हमसाए हैं, ईरान इराक जो करीबी हैं हमारे, इनके साथ ताल्लुकात मजीद ख़राब नहीं होंगे जब डायलॉग अमेरिका के साथ करने जा रहे हैं? मैं बड़ी अच्छी बात की फयाज साहब ने, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना जी, खारजा अमूर जो होते हैं, वो नाम ही डिप्लोमेसी का है। ठीक है। डिप्लोमेसी कहते किसे हैं? जज्बातियत तो नहीं होती डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में नबे तुले अंदाज में आप चलते हैं। देखिए, मैं बाहर फयाज साहब भी डील करते रहे हैं, मैं भी बाहर हमारे कई वज़ीर आज़म या लीडर्स के साथ बाहर के ममालिक जाता रहा हूँ। आप देखें यूनाइटेड नेशंस में भी मैंने देखा स्पीचेस जो हो रही होती हैं वो बड़ी नबी तुली मेजर्ड स्पीचेस होती हैं। आप यकीन करें कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर या कोई और इस तरह बड़ा अहदेदार जब किसी इंटरनेशनल फोरम पे या बड़े पब्लिक फोरम पे, भले वो कौमी असम्बली हो, ठीक है, पार्लियामेंट में जब बात करता है तो उससे पहले वो हल्की सी एक ब्रीफिंग लेता है। ठीक। ये नहीं होता कि वज़ीर आज़म कोई बेवकूफ़ होते हैं या वो लाइलम होते हैं, लेकिन उनको वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका खारजा अमूर का और दीगर दाखिला अमूर का भी, जैसे भी सिचुएशन हो, वो उन्हें बताता है कि जनाब ये हसासियत है हमारी, यहाँ पे ये इस मुल्क में पाकिस्तान को इस तरह डील किया जाता है, इस मुल्क में हमारे बारे में ये सोच है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे याद पड़ता है न्यूयॉर्क में गया वज़ीर आज़म के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली, और उसकी साइड लाइन्स पे मैं वहाँ पर जर्नलिस्ट को मिला, एम्बेसडर्स को मिला, मुख्तलिफ फ़ॉरेन वहाँ डिग्निटरी थी। वो पाकिस्तान का जो कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ या पाकिस्तान इंडिया का, उसके बारे में बिल्कुल ही अजीब सा नज़रिया रखते थे, यानी वो बाकायदा क्लियर ही नहीं थे। ठीक है। वो तो मैंने देखा कि फिर हमें बड़ा जोर लगा के उन्हें समझाना पड़ा कि इसमें एक असूली मौक़िफ़ भी इन्वॉल्व है, एक ऐसी नेशनैलिटी है जो सफ़र कर रही है इन वजूहात पे। तो वहाँ पे अगर आप वज़ीर आज़म खड़े होकर महज एक जज्बाती तकरीर या ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें तो यकीनन ना तो अमूर हुकूमत मुल्क के अंदर
ना अमूर खारजा जो है वो जज्बातियत से तय होते हैं। ठीक है, इस वक्त आपने नपीतुली रिस्पॉन्स जो है वो देनी है, हालात का जायजा लेना है। बिल्कुल सही है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो दुनिया में अभी पता नहीं कई साल रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो अगर आप कहते हैं जी हम चीन के बड़े अहम एलाई हैं और चीन हमारे पीछे खड़ा है, या हमारा यहाँ पे जो खित्ते के अंदर एक बेहतर सूरत हाल बन गई, हम दिफा में JF-17 थंडर बना लिया, ये कर लिया, लेकिन ये ना समझे कि जो अमेरिका के पास लेवरेज है बैनुल-अक़वामी, IMF, FATF, मैं भी इंडोर्स करूंगा, वर्ल्ड बैंक, सारा कुछ ही उन्हीं का, यूनाइटेड नेशन लाखों साल हमसे आगे हैं। अब हमारे तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल और हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक के मसाइल और हैं, उनको नंबर 1 आने की जंग हो रही है अमेरिका के दरमियान, चीन के दरमियान, रशिया के दरमियान। तो बहरहाल उनके मसाइल कुछ और ही हैं। फयाज साहब, बात मैं आपसे करना चाहूँगा इस तनाजुर में जो बात हो रही थी महाजरीन की, तो एक तो पहले भी 30 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो अब सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि तालिबान का भी बयान सामने आया है कि जो यहाँ पर हमारे यहाँ पे तालिबान हैं, उन्होंने कहा जी उनको भी बेहतरी की जानिब आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी जो कुछ जेस्चर शुरू करना चाहिए। क्या समझते हैं, अगर मज़ीद महाजरीन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो उनको रखने की जगह हमारे पास है, या उनको फराख दिली के साथ हम कबूल करेंगे? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी की बात हो रही है, और ये अफगान महाजरीन भी, उनका आना जाना भी इसी खारजा पॉलिसी में शामिल होता है। बड़ी सोच समझ से बात करनी चाहिए, बड़ी सोच समझ के सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं और वो ख्याल किया जा रहा है कि शायद हुकूमत में आ जाए तो लोगों से इंतकाम लें और लोग डर के मारे यहाँ आ जाएँ। आप कह रहे हैं आप बॉर्डर बंद कर देंगे, रोक देंगे, मसाइल तो सारे पैदा होंगे। एक्चुअली लीडर वो होता है जो अपने दुश्मन को, खारजा पॉलिसी का मैं आपको एक गुर बता दूं, जितनी हमारी समझ बूझ है, खारजा पॉलिसी में दोस्त को पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोस्त हैं, और दुश्मन को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप खुल के उसके दुश्मन हैं। बड़ी चीज़ों को नपे-तुले अंदाज में देखना चाहिए कि यकदम ये ना तालिबान को लगे कि आप उनको ऐसी बात ना कि तालिबान के आप हामी हो गए हैं या वहाँ की हुकूमत के। ये अच्छा बयान उन्होंने किया है कि हम उस हुकूमत को लाइक करेंगे या हम उस हुकूमत की फेवर में हैं जो अफगान अवाम पसंद करेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है, और इस पर प्रैक्टिकली भी कायम रहना चाहिए ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो, किसी फरीक को ये ना पता चले कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है तो प्रैक्टिकल भी इस मौक़े पर कायम हो। ठीक है ना। और जो अफगान महाजरीन हैं जो पहले आते हैं, पाकिस्तान की तो कोशिश होनी चाहिए कि इन महाजरीन को भी जो बोझ है इनको वापस भेजें। तो सही कहा मियाँ साहब ने कि उनके लिए तो ये यूरोप है पाकिस्तान, उनके लिए यहाँ पे कारोबार जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो वापस उनको वापस भेजना चाहिए और को ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसी बात, इनको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में इनका जो इंटरफेयर है वो गैर जानबदार हो, ताकि उन लोगों को पता, किसी भी फरीक को ये ना लगे कि पाकिस्तान हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, ताकि जो महाजरीन का बोझ है इन पे मज़ीद ना बढ़े। और फिर ये दुनिया में, और ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान। अच्छा भी है, पाकिस्तान के लिए बेहतर मौक़े भी हैं कि अमेरिका छोड़कर जा रहा है। इन मौक़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मौक़ों को हासिल करने के लिए मैच्योरिटी होती है, जज्बात नहीं होते। ठीक है ना। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है उसको इंटरनेशनल सूरत हाल पे नज़र रखनी चाहिए, दोस्तों और दुश्मनों में फ़र्क रखना चाहिए, और कैसे डील करना है इसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए। मियां साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब जिस तरह बात हो रही है कि छोड़ के जा रहा है अमेरिका यहाँ से, लेकिन अपना असर रसूख रखना चाह रहा है, अड्डे हमसे मांग रहा है। मुशर्रफ साहब भी काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन अड्डे फिर भी उनको देना पड़े थे। क्या इस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत जो कि IMF से कर्जा लेने जा रही है, 1600 अरब रुपए का प्लान बनाया है, आदि हमने अपनी सरकारी ज़मीनें, मोटरवेज और सरकारी अमारात गिरवी रख दी हैं, क्या हम अमेरिका से दुश्मनी लेने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, या अभी सिर्फ हम बढ़के मार रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं, आगे जाके हमें फौजी अड्डे देना पड़ सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही की। देखें, ये सारी चीज़ें मसलतें हैं ऐसी जो बैनुल-अक़वामी जो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। फिर यह है कि इसमें आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका इनटेक जो है ना वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपके यहाँ जितनी खारजा पॉलिसी अभी तक बनती रही हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक मेजर स्टेक्स रहे हैं हमेशा, और वहाँ से भी एक बाकायदा इनपुट आता था जिसके मुताबिक आपको पॉलिसीज़ जो हैं उस तरह वज़ा करनी पड़ती थी। इस वक्त उनकी भी गहरी नज़र है। लेकिन अगर मुल्क में कोई दिफाई ख़तरात या दिफाई मामला आते हैं तो आप फौरी तौर पे आप मुसल्लह अफवाज की तरफ देखते हैं कि जी वहाँ पे क्या हिकमत अमली बन रही है। और इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जी एक सफ़े पे हूँ, हालांकि एक सफ़े पे होना किसी हद तक एक आइडियलिज्म है, हर वक्त तो वो नहीं भी होता। बाज़ वक़्त पेंटागन अपना अमेरिका के अंदर वो खुद डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ एक ऐसा हार्मनी है उनके वहाँ पे इदारों में कि वो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच के साथ एक कौमी सोच, कौमी दायरे में
वो फैसले करते हैं। यहाँ पे टकराव की सी सूरत रहती है हर वक्त कि एक वज़ीर आज़म उठता है, वो अपनी ही ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी पे इन्हिसार करते हुए कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, कभी तो वो ब्यूरोक्रेट्स को नजरअंदाज कर देते हैं और वो कहते हैं नहीं ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, और कभी कभी हमें खबरें आती हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उनको बात बिल्कुल गलत बात बता देते हैं तो उसके नीचे लग जाते हैं। तो वो इसीलिए आप देखें ना कि हमारे यहाँ अनस्टेबल पॉलिसी डिसीजंस आ रहे हैं। क्या हो सकता है उनमें आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि हमें सरेंडर करना पड़ सकता है? मेरा ख्याल है कि मैं उस पे आता हूँ आज, जिस तरह कौमी सलामती का भी, कौमी सलामती का कमेटी का छोटा, मुझे थोड़ी सी बात एफएटीएफ पे भी करनी है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट किसी वक्त अंदरूनी खाना उन्हें ये मशवरा दे कि उनको कोई सहूलत दे दी जाए, एयर स्पेस दे दी जाए अगर अड्डा ना सी, क्योंकि ऑलरेडी उनके अड्डे यहाँ मौजूद हैं और नज़दीक बहरे हिंद में हैं, इधर मिडिल ईस्ट में उनके 20 अड्डे हैं और उनका अच्छा खासा यहाँ पे असर रसूख है। अमेरिका के लिए अभी भी रसाई हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। फयाज साहब की तरफ आऊँगा। लेकिन उमर साहब मैं इसकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है, 2 नहीं 3 दफ़ा कह दिया कि हम जज्बात में आकर के देखें, हम उनको अड्डे नहीं देंगे। अब किसी जगह, जैसे मियां साहब ने बिल्कुल सही कहा है, किसी जगह फॉरेन पॉलिसी में किसी जगह पे जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव होता है, कुछ ज़रूरत बदलती है, तो आपके लिए फिर कोई फ़ैसला करना पड़ा तो आपके लिए मज़ीद मुश्किलें बन जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस लेवल पे बैठकर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आप ये तो कहें कि अमेरिका आपसे अड्डे मांगे, जो मांगेगा जब, तो उनको जो प्रॉपर बंदे मांगेंगे उसको जवाब दे। बार बार बढ़ के मारना, ललकारना किसी हद तक ख़तरनाक भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो 1978 से अफगानिस्तान में खाना जंगी जारी है, इसका खात्मा कैसे होगा सर? जब भी हमने देखा है मुस्तकबिल के अंदर भी, मतलब कि पास्ट में भी हमने ये चीज़ें देखी हैं कि अफगानिस्तान के हालात अब तक बेहतर नहीं हुए। अमेरिका आ रहा है, अमेरिका जा रहा है, नेटो वहाँ पे मौजूद है, नेटो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब जा भी रहा है तो मामला कशीदा ही हैं, होने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे, अफगानिस्तान के हालात ख़राब होंगे। सुकून कब आएगा, अमन कब आएगा? उमर अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कहते हैं कि यहाँ पे कभी कोई गैर मुल्की काबज भी नहीं हो सका, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री पर गौर करें तो वो गैर मुल्की को बगैर रह भी नहीं सकते। बहुत ख़राब कर गया, ठीक है ना। नहीं, वो गैर मुल्की को बगैर रह भी नहीं सकते, कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि ज़रूर गैर मुल्की वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अब अफगानिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर देखें, उनकी वर्किंग देखें, उनकी एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें, फैसिलिटीज़ देखें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, किस कदर वो ख़राब है और किस दौर में वो रह रहे हैं, ठीक है ना। वो आज भी उनमें, आप पहाड़ों में जाएँ तो वो पत्थर के दौर वाली बात है। ये अलग बात है कि उनके पास असला सारा जदीद है, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड उस तरह का नहीं है, ठीक है। वो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की एक पूरी स्टडी होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की अब दुआ ही कर सकते हैं कोई ऐसी हुकूमत है जो अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे, और उनको एक्चुअली अफ़गानिस्तान को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो वो पूरी कौम को साथ लेकर चले और अल्लाह करे कि पूरी कौम उस पर एतमाद करे, और वो इन मसाइल से जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से अफ़गानिस्तान में जो ग्रुपों की सूरत में और जो लड़ाइयों की सूरत में और जितने वहाँ इंसान मार चुके हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा है कि वो लगता है ऐसा है कि दुनिया को, हर बंदे को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन अफ़गानियों को शायद अपनी जान प्यारी नहीं है। मियां साहब से भी यही सवाल करेंगे। मियां साहब, खाना जंगी जा रही है इतने अरसे से, अब इसका खात्मा कैसे होगा? खाना जंगी का खात्मा हो जाएगा इस तरह के जो ताकत की जुबान वहाँ चलती है, ताकत का टूल है ना। वो तो इलेक्शन को भी इतना नहीं मानते मेरा ख्याल। वो इलेक्शन के बारे में भी तालिबान जो हैं वो इस वक्त इस जोम में हैं, या जायज़ है या नाजायज़ है वो तो बात की बात है कि जी हम यहाँ का सबसे बड़ा ताकतवर ग्रोह हैं और हमारे आगे कोई नहीं ठहरेगा। लेकिन मेरा ख्याल इसमें उनका एक ताकतवर ग्रोह चूँकि तालिबान है, एक ताकतवर ग्रोह जो उनसे कम दर्जा है और कुछ और एरियाज़ में है, जैसे उनको सपोर्ट है बाकी लोगों की, दोस्तों वगैरह हो गए और दीगर ताजिक हो गए, उज़्बेक हो गए, वो शुमाली इत्तेहाद है। तो इस तरह मेरे ख्याल के 2-3 उनकी हिस्सों में बट जाएगा, तो वो आपस में एक तरह का एक खुफिया या खामोश एक अमन मुआहदा कर लेंगे कि हम आपकी टेरिटरी में दखल नहीं देंगे। ऊपर से एक चेहरा होगा तो काबुल में एक कोalition बन जाए। अगर ये एक ख्याल है, आइडियलिज्म है, इसकी तरफ जाते हैं कि नहीं, पता नहीं कौन सा डोमिनेट करते हैं। ये तो आइडियल सूरत हाल है, ये तो आइडियल सूरत हाल है, क्योंकि अदरवाइज सिविल वॉर। अफगानिस्तान के तालिबान की तो हमने बात कर ली है, अब टीटीपी की थोड़ी सी बात कर लें। इनका क्या इम्पैक्ट होगा, इनका क्या रोल होगा इस तमाम सिनेरियो के अंदर? देखिए जी, टीटीपी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसमें बहुत सारे मैंने काउंट्स देखे हैं, मुझे याद पड़ता है हमारे सियासतदान मेजर जनरल नियाज खटक थे 9 डिव के, उनकी बैतुल महसूद से मुलाकात हुई थी और उन्होंने सारा बताया कि इस तरह मैं एक जगह विजिट पे गया, हेलीकॉप्टर से उतरा तो मेरे ऊपर आगे एक मिलिटेंट ने आगे हमला किया और फायर किया, ठीक है। तो पता नहीं मैं किस तरह उसमें बचा। तो उसमें यह है कि वो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे लोग, आर्मी, पब्लिक स्कूल देखें, ना जनाजा इन लोगों ने छोड़ा, ना कोई मज़ार छोड़ा, ना कोई मसाजिद छोड़ी। उनका मसलक का उनका अपनी ही एक सोच है
कि जी हम सुपीरियर और हम पारसा हैं, बाकी सब लोग बद हैं और बुरे हैं। तो वो इस नजरिए से, चूंकि जो लोग, फिर उनके पास असला है, और असला भी उनके पास ये नहीं है कि कोई सिर्फ पाकिस्तानी या अमरीकी या चीनी, मतलब फिर वो ठीक उनके कहते पास हैं कि इसराइल की नजायज असला है, उनके पास इंडिया का असला है। फयाज साहब से आता हूँ, प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जाएं। फयाज साहब, फिर तो वो ठीक कहते हैं जो अफगान तालिबान है कि टीटीपी वालों से के मामला को ठंडे रखें, हम भी ठंडे रहेंगे। उमर यार, तुमने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो अफगानिस्तान में टीटीपी का मसला है ना, सबसे ज़्यादा इन्होंने ख़राब किया है, उन्होंने बहुत नुकसान किया पाकिस्तान का। और मैं समझता हूँ कि अब ये जो सूरत सामने आ रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टीटीपी के मसले को, इनकी हरकत को सामने रखना चाहिए, क्योंकि इतना जितना इन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान में बच्चों के साथ और टीचरों के साथ, जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार है, जितना इन्होंने किया, और जिस तरह पूरी कौम को, अब तो अल्लाह का फजल है कि हालात बेहतर हैं, आप जानते हैं सारे कितने बुरे दिन गुजरे और किस तरह इन्होंने हिला कर रख दिया हमारे मुल्क और लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इनको ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बन रही है, उसमें पाकिस्तान के ये तालिबान हैं, इनको गुड और बैड से निकालना चाहिए। और जो एक मौक़िफ़, अब तो हमारा ये हो गया था, पहले गुड एंड बैड कहते थे, अब तो पूरे लोग क्लियर थे कि ये बैड ही है ना। तो ये सारा इनको भी ज़हन में रखना चाहिए, और अफ़गानिस्तान का जो नक्शा बन रहा है, इनको भी साथ मॉनिटर करके साथ कंट्रोल करना चाहिए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन रही है, एक नई चीज़ आ रही है फ़ज़ा में, और सारी जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, ये इतनी आसान नहीं है। अमेरिका निकल रहा है, लेकिन अमेरिका इससे राब्ते में रहेगा। असल चीज़ है, पाकिस्तान के पास अब एक मौका है कि वो इसको गेन करे, कंट्रोल करे और चीज़ों को संभाल ले। और अगर ये लूज़ करेगा तो जाहिर है महाजरीन की सूरत में भी इस पर असर पड़ेगा, और कुछ और शरारत होगी तो वो तालिबान तो तैयार बैठे हैं यहाँ और ख़राबियाँ करने के लिए। ठीक है ना फयाज साहब, आपकी बात में वज़न था कि जिस तरह से एक नया मैप बन रहा है, उसके अंदर टीटीपी को भी जो है वो एक इम्पैक्ट मिलना चाहिए, उनको भी संभालने के लिए जो है वो कोई हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। मियां सैफुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फयाज बराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखना ये है कि अब जुलाई के अंदर अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, जो है वो अब देखना ये है कि मामला जो है वो किस तरह से होंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शेयरिंग क्रॉस के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।